Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get our latest updates. लेकिन जब कैंसर हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी लाइफ को तो और अच्छे से जीना है। अब इसलिए जीना है, इसकी दो वजह हैं। पहले तो मैं जब मेरी बीमारी डायग्नोस हुई, मेरा ट्रीटमेंट नया नया शुरू हुआ, जब कीमोथेरेपी शुरू हुई और कार्बोप्लाटिन चल रहा था जो ज्यादा साइड इफेक्ट्स देता है, 4 साइकिल कार्बोप्लाटिन का भी था। अब तो मैं पेमेट्रिक्स पे हूँ। तो मेरा हीमोग्लोबिन का लेवल काफी कम हो गया, वो 6 के आसपास चला गया। मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ा। कोविड भी हो गया मुझे लंग कैंसर रहते हुए। अब मैं उससे भी रिकवर किया। तो पहले तो मुझे मतलब मैं उस स्थिति में नहीं था कि मैं कुछ प्लान कर सकूं। लेकिन जब मैं उससे मैंने रिकवर कर लिया, मुझे टेस्ट नहीं था, एपेटाइट खत्म, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये खा लें वो खा लें, खाया ही नहीं जाता था। तो जब खाया नहीं जाता तो वेट लॉस होगा, सब कुछ होने लगा। जब रिकवर हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, अब प्लान करना है। और प्लानिंग कैसे बनती है, तो सोचिए, एक मिड क्लास या इवन मुझे लगता है कि जो बड़े लोग होते होंगे, जो बिलियनर्स हैं, उनका भी उनका प्लान उनके फंडिंग के हिसाब से होता होगा। मेरा प्लान मेरी फंड के हिसाब से था, मेरी जो आर्थिक स्थिति है, और मुझे बीमारी हो गई। तो मेरे पास पहली चिंता तो ये थी कि मैं एक अस्पताल को चुनूं। दूसरी चिंता ये थी कि मैं उसके इलाज के लिए पैसे का प्रबंध करूं। तीसरी चिंता ये थी कि अगर मैं मर गया कभी भी, तो मेरे मरने के बाद मेरा परिवार कैसे चलेगा, उसके लिए फंड का कुछ प्लान कर ले। फंड ही कर सकते हैं, तो आप रह तो नहीं पाएंगे फिजिकली। तो ये सब चीजें सौभाग्य से और मेरे ईश्वर की कृपा है कि ये सब चीजें धीरे धीरे अरेंज होती चलेंगी। तो मैं इनकरेज हो गया, मेरी हिम्मत बढ़ती चली। और फिर मैंने तय किया कि नहीं, अब जिंदगी को अच्छे से जीना है, क्यों नहीं जिएंगे। सैलरी मुझे मिल ही रही है वो तो जितना आता था वो चल ही रहा है, तब तो कुछ घटा नहीं। पैसे आ रहे हैं और इलाज का पैसा आपको मिल ही गया है, तो आप अपना इलाज कराइए अच्छे से और रहिए। तो मैंने लाइफ को प्लान करना शुरू किया, मुझे जिंदगी कैसे जीनी है। इस बीच में कोविड का ये कम हुआ असर, तो कॉलेजेस खुल गए। मेरे बेटे को आईआईटी हॉस्टल में जाना था, उसने कहा कि अब जाना है पापा, क्या करें। वो जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा नहीं, जाना ही है, क्यों नहीं जाओगे। तो मैंने उनको अलाउ किया, वो गए, वो हॉस्टल चले गए। हम दोनों लोग, हम और मेरी वाइफ, 2 ही लोग रहते थे, और एक मेरा डॉग है छोटा सा, वो रहता। हम 3 लोग रहते। हमने सुना है आपके डॉग को पीछे अभी थोड़ी देर पहले। वो जाता नहीं है जनरली यहाँ से। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो जो काम जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। एक बहुत हार्ड डिसीजन जो होता है, कलेजे पे पत्थर रख इसको लेना कहते हैं, वो मैंने ये किया कि मैंने ये अपनी फैमिली से डिस्कस किया, अपनी वाइफ से, अपने बेटे से। और क्योंकि अभी वाइफ मेरे साथ रहे, उनसे डिस्कस किया कि अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 घंटे के बाद अगर मैं नहीं रहूंगा किसी भी वजह से, क्योंकि मुझे 4 स्टेज का लंग कैंसर है, हो सकता है मैं 10 साल जिंदा रहूं, हो सकता है मैं 10 मिनट के बाद भी नहीं रहूं। तो अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। यहाँ आपको फोन करना होगा, यहाँ आपको एम्बुलेंस करना होगा, आपको ये वो मैंने वो इसकी प्लानिंग कर ली। फिर है कि आप लाइफ को कैसे प्लान करते हैं। तो लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ मेरी पहले चलती थी बीमारी के पहले, वो चल रही। उसके बाद क्या हुआ कि आप जब मुंबई जाते हैं, तो मुझे 30 तारीख को बॉम्बे जाना ट्रीटमेंट के लिए, और 6 को मेरा ओपीडी है। 30 को कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, 1 को कुछ अपॉइंटमेंट है, फिर 6 तारीख को है। तो मेरे पास बीच का 4-5 दिन बचेगा। तो 4-5 दिन अगर आप मुंबई में रहते हैं सिर्फ इसलिए कि आप वहाँ ट्रीटमेंट कराने गए हैं, तो आप सोचते रहते हैं कि आपको कैंसर है, आप कैंसर के लिए आए हैं। कोई मिलने भी आएगा आपसे तो बोलेगा हाँ यार कैसा था, क्या किए, कैंसर ही सोचेंगे आप। तो मैंने उसको वॉश आउट करने के लिए पिछले कुछ ट्रिप्स से, हर 3 महीने पे मुझे जाना होता है, मैंने बीच का जो पीरियड है उसको प्लान करना शुरू कर दिया। तो मैं कभी शिरडी चला गया, कभी गोवा चला गया, कभी श्रीनगर जाने की इच्छा है, कभी कहीं काठमांडू चले जाएं। तो मैं बीच के पीरियड को भी निकाल देता हूँ घूमने में, कष्ट सहते हुए। मुझे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि साइड इफेक्ट्स नहीं है, मुझे साइड इफेक्ट खूब होते हैं। लेकिन उससे 2 फायदा होता है। एक तो कि मेरी पॉजिटिविटी और बढ़ती है, और मेरी पॉजिटिविटी से मेरी फैमिली के लोग इनकरेज होते हैं। और मेरी अब एकमात्र चिंता तो सिर्फ यही है कि मेरी वाइफ, मेरा बेटा या मेरे परिवार के जो लोग हैं वो मेरे को लेके पॉजिटिव रहें। ये समझिए एक फैक्ट है। जैसे अगर आप 1+1 जोड़ेंगी तो 2 ही होगा, वो 1.5 नहीं होगा, या वो 2.5 नहीं हो सकता है। तो अगर आप स्टेज 4 कैंसर, लंग कैंसर में स्टेज 4 के मरीज हैं, और आपका पैलिएटिव ट्रीटमेंट चल रहा है,
जो क्योर नहीं होगा, तो एक फैक्ट ये है कि आपकी डेथ पहले हो जाएगी। भारत में जो लोग कहते हैं 70 साल 71 साल की जो एवरेज लाइफ है, वो लाइफ आप नहीं जीने जा रहे हैं। और जो डेटाज हैं, डेटाज के हिसाब से आपकी लाइफ 3-4 साल की है, अगर आप अच्छे से कर पाए तो। हालांकि मेरी कल ही एक मुलाकात एक वेबिनार में एक ऐसी लेडी से हुई है जो 8 साल से सर्वाइव कर रही है, और भगवान करे वो और कई सालों तक सर्वाइव करें। मैंने कई सारे नोट्स पढ़े हैं ट्विटर पे, कई लिंक्स में, इसमें एक लेडी अमेरिका की है, वो 12 साल से सर्वाइव कर रही है। हालांकि वो उसी मट्टी नहीं खा रही जिसको मैंने नहीं खा पाया था। आप नहीं ले हाँ, पाए। हाँ हाँ, तो वो है। तो कई लोग हैं जो सर्वाइव करते हैं। मैंने कई कहानियां किताबें पढ़ी हैं जिसमें लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अपनी यहाँ देखिए, क्योंकि लोग बॉलीवुड ज्यादा अटैक करता है, मनीषा कोइराला है, उनको ओवेरियन कैंसर 4th स्टेज का था, वो सर्वाइव कर रही हैं। तो अब लांस आर्मस्ट्रांग की बात करिए, जो साइकिलिस्ट है अमेरिकन, काफी नोटेड, उनको 4th स्टेज का कैंसर था, 3 अंगों में, टेस्टिकल्स में से फिर वो लंग में गया, ब्रेन में था, और वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो कई ऐसी कहानियां हैं कि लोग सर्वाइव करते हैं। तो उसको परे रख के वो एक एग्जाम्पल अलग है। मैं इस फैक्ट के साथ रोज अपना दिन प्लान करता हूँ कि मैं कभी भी नहीं रह सकता हूँ, तो मैं नहीं रहूंगा तो मेरे घर के लोगों को क्या करना है। और अगर मैं हूं, जब मैं अलाइव हूं, मैं सर्वाइव कर रहा हूं, तो मुझे अपने सर्वाइवल के पीरियड को कितना खूबसूरत बनाना है। तो मैं उस हिसाब से जिंदगी को लेके काफी पॉजिटिव हूँ, ज्यादा पॉजिटिव हो गया हूँ। जिंदगी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। अब मुझे बिल्कुल, क्योंकि मौत का तो तजुर्बा नहीं होता है ना। मौत तो होने के बाद आप फिर आके बताएंगे नहीं कि अपर्णा जी हम मरे तो मुझे ऐसा हुआ था। वो मैं जिंदगी की कहानी बता रहा हूँ आपको, मैं मौत की कहानी तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कोई आता नहीं लौट के, तो मुझे उसका तजुर्बा नहीं है और मैं बता नहीं पाऊंगा। मेरे पास जिंदगी का तजुर्बा है और मैं इस तजुर्बे को काफी खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मैंने लिखा भी इसको, हाँ, बीबीसी के लिए, कि मैं इसको खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। जिंदगी को लेकर काफी पॉजिटिव हूँ और मैं जिंदगी इंशाअल्लाह अच्छी चलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप अभी भी पत्रकारी करते हैं, रिपोर्ट्स करते हैं, और ऊपर से लंग कैंसर के एडवोकेट भी हैं। तो हमारे जैसे वेबिनार्स में या कई और जगह जाके अपने बात भी करते हैं। आप कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि साइड इफेक्ट्स, जैसे आप कहते हैं, आपके कई साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत तकलीफदायक भी हैं, और पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं, ठीक है, बट उसमें भी मूड स्विंग्स होते ही होंगे ना। कुछ दिन होते होंगे जो आपको लगता होगा कि इतना सारे साइड इफेक्ट्स के साथ कैसे हैंडल करूं मैं। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? देखिए, ये आपने अच्छा पूछा है। जो मूड स्विंग करने का मामला है, तो मैंने लगभग उस पर कंट्रोल किया हुआ है। मेरा मूड स्विंग नहीं होता। कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे कभी हताशा होती है कि यार बड़ा कष्ट है, इससे अच्छा तो था कि आदमी मतलब डेथ हो तो अच्छे तरीके से हो जाए। और मैं आज भी चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं वेंटिलेटर पे मरूं। मैंने मेरे यहाँ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, और वहाँ पे जो उनके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, उनको मैंने पहले से कहा हुआ कि देखिए मरेंगे तो आप ही क्या, तो हमको वेंटिलेटर में मत डलवाइएगा। अगर इथिकल हो, डॉक्टर ये समझे कि इनको मैं ले जा रहा हूँ आईसीयू में और ये बाहर आने वाले हैं सही सलामत, तो आप मुझे आईसीयू ले जाइएगा। अदरवाइज मुझे वार्ड में रहने दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और बेटे को देखते हुए मर जाऊं। आपने उसके लिए अपना एडवांस डायरेक्टिव लिखा है कि खाली ऐसा ही बताया है? ये बताया है, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था अपने हॉस्पिटल में कैंसर पे बोलने के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कॉन्शियस रहूंगा तो देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। मेरी तबीयत एक बार काफी खराब हुई पिछले साल। मेरा वो पल्स रेट जो है 240 पे चला गया, और लगा कि अब तो आज खत्म होने वाला है मामला। मेरी वाइफ खाना बना रही थी और लौट के बोलने लगता है आप जिंदा नहीं रहेंगे। बहुत खराब सिचुएशन था। मैंने बहुत काबू किया अपने आंसुओं पर, फिर भी आंसू निकले। बेटा मेरा बाहर नहीं, पापा अस्पताल चलिए। कोविड का पीरियड था, संडे था, मुझे पता कि संडे को अच्छे डॉक्टर्स रहते नहीं, और मैं जाऊंगा तो कोविड में फिर एडमिट कर लेंगे। तो मैंने तय, चूंकि मैं उस वक्त कॉन्शियस था, तो मैंने तय किया कि नहीं, मुझे अस्पताल में जाके आईसीयू में नहीं मरना है। तो मैंने अपने दोस्त को ये कहा, प्यारोस को, कि मैं कॉन्शियस रहूंगा तो देन आई विल डिसाइड। मैं कॉन्शियस नहीं रहूंगा तब की बात मैं आपसे अनुरोध करके जा रहा हूँ कि मुझे आईसीयू में या वेंटिलेटर पे तभी ले जाइएगा जब आपको लगे कि
वापस मैं आ सकता हूँ। अगर आपको ये पता है कि नहीं ये मरने वाला है 2-4-5 घंटे में, तो देन मुझे रहने दीजिए वार्ड में। तो एक तो ये बात है कि मैं मतलब चीजों को तय चाहता हूँ पहले करके उस हिसाब से करूँ। अब है कि डर लगना साइड इफेक्ट है। ऐसे मुझे कल जब मैं